अब है सेकंड केस जिसमें एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, और इसको हम कहेंगे ये है स्कैटरिंग स्टेट्स। ठीक, तो हम देखते हैं कि स्कैटरिंग स्टेट जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए कि एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें क्या सोल्यूशन मिलते हैं। तो ये डॉटेड लाइंस में मैंने एनर्जी शो की हुई है, और ये जो लाइन है जीरो पोटेंशियल की है, और ये एक्स एक्सिस, और ये जो हम आपको थिक एरो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल है, अल्फा टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये पीक हमारे पास है जीरो पे, ओरिजिन पे। तो अगेन हम इसे नेगेटिव रीजन में सोल्यूशन देखेंगे, पॉजिटिव रीजन में सोल्यूशन देखेंगे, और ओरिजिन पे जहाँ पे हमारे पास पीक है इसमें डेरिवेटिव की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, और जो वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी है स्टिल यहाँ पे अप्लाई होगी, तो वो हमें बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट इक्वेशन देगी। तो नेगेटिव रीजन में पोटेंशियल जीरो है, सो डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस टू एम ई साई ओवर एच का स्क्वायर, और ये कंपेयर होगा माइनस के स्क्वायर वाली इक्वेशन से। क्योंकि एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है, तो आप माइनस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और तभी आपको के की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और रियल मिलेगी। हमें कंसर्न ज़्यादा रियल से है, तो के स्क्वायर तो वैसे पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें पता है क्या होते हैं, आयोटा वाले, ए ई पावर आयोटा की एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा की एक्स। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था कि जब कभी आपके पास पोटेंशियल गिवन रीजन में एनर्जी से कम हो, यानी कि एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा हो गिवन रीजन में, तो हमारे पास सोल्यूशन आयोटा वाले आते हैं। तो इस रीजन में पोटेंशियल जीरो है और एनर्जी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, तो एनर्जी सोल्यूशन हमारे पास आयोटास के हैं, ए ई पावर आयोटा की एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा की एक्स। तो के की वैल्यू है स्क्वायर रूट टू एम ई ओवर एच कट, और इस केस में हम दोनों ए और बी ये दोनों माइनस और प्लस वाले सोल्यूशन रखेंगे, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई बाउंड स्टेट नहीं है, और जब बाउंड स्टेट हो तभी आप कंडीशन जो अब उसको फॉलो करना होती है कि वो इन्फिनिट पे डाई डाउन हो। तो यहाँ पे ये बाउंड स्टेट नहीं है बल्कि स्केटिंग स्टेट है, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिट पे वो डाई डाउन हो। ठीक, तो हम वो बाउंड्री कंडीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो दोनों टर्म्स हमें रखना होगी। सिमिलरली एक्स ग्रेटर देन जीरो, उसमें भी बिल्कुल यही शूटिंग शूटिंग इक्वेशन बनेगी, और डिफरेंट कोफिशिएंट के साथ मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ राइट साइड पे, एफ ई पावर आयोटा की एक्स प्लस जी ई पावर माइनस आयोटा की एक्स। तो ये भी स्कैटरिंग स्टेट है, और इसमें भी हम बाउंड्री कंडीशंस पे अप्लाई नहीं करेंगे कि ये इन्फिनिट पे डाई डाउन हो, तो दोनों टर्म्स हमारे पास एज इट इज रहेंगे। अब आ जाए जीरो ओरिजिन पे, बाउंड्री कंडीशन के दोनों वेव फंक्शन लेफ्ट और राइट साइड का बाउंड्री पे बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड का वेव फंक्शन उसमें जीरो पुट कर दिया ओरिजिन की वैल्यू, और राइट साइड के वेव फंक्शन जो है एफ ई पावर आयोटा के एक्स प्लस जी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, उसमें भी जीरो पुट करके दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए, ए प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी। आपको पता है कि ये इन्फिनिट है, और हम यहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है हमने कैलकुलेट करनी है, और डिसकंटिन्यूटी एवेल्यूएट करने के लिए हमें दोनों साइड के डेरिवेटिव चाहिए। तो राइट साइड का डेरिवेटिव है इस, ये राइट साइड का जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, दोनों में योटा के आ जाएगा, और यहाँ से माइनस योटा के इंटू दिस, ये पॉजिटिव साइड का, और नेगेटिव साइड के लिए भी आप डेरिवेटिव लोगे लेफ्ट साइड का ये फंक्शन, उसमें भी आयोटा की है, और माइनस यहाँ से पेयर हो गया हमारे पास। और जबकि जीरो अगर आप पुट कर दें, इसमें भी जीरो पुट कर दें और इसमें भी जीरो पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्री है जहाँ पे हमने दोनों को इक्वेट करना है वो जीरो है, तो दोनों में जीरो जब पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोटा के इंटू एफ माइनस जी, और ये बन जाएगा आयोटा के इंटू ए माइनस पे। तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट साइड को माइनस माइनस लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास बेसिकली ये है, ये डिसकंटिन्यूटी है डेल्टा इंटू डी फाई ओवर डी डी साई ओवर डी एक्स। ठीक है, साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी इन द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है,
तो ये हम देख चुके हैं, इसको ड्राइव कर चुके हैं बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एयोटा के इंटू एफ माइनस जी माइनस ए प्लस बी। और इसकी राइट साइड इक्वल थी, वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए साई जीरो, यानी कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है उस पॉइंट पे वेव फंक्शन की वैल्यू। तो आप कोई सभी वेव फंक्शन लें, ये ले लें या ये ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें, उसमें जीरो पुट कर दें। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, इसमें जीरो पुट करें, साइन जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। तो डिसकंटिन्यूटी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव की थी वो ये थी कि डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस टू एम अल्फा ओवर एच का स्क्वायर, और साई वेव फंक्शन की वैल्यू एट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो वो जीरो है ओरिजिन पे। तो दोनों की तरफ वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी एयोटा के इंटू एफ माइनस जी माइनस ए प्लस बी, और राइट साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टू एम अल्फा ओवर एच का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अननोन है 5। तो उसमें मजीद डिस्कस करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। तो टू एम अल्फा ओवर एच कट स्क्वायर को एक, और के को भी मिला लें इसमें, के के साथ एम अल्फा ओवर के एच कट स्क्वायर को मैं नाम दे रहा हूँ बीटा। तो ये के जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा आ गया, सही है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें, जो आप ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, एफ माइनस जी इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टू आयोटा बी बीटा माइनस बी इंटू वन माइनस टू आयोटा बीटा, एफ माइनस जी की वैल्यू आ गई। दो इक्वेशन है हमारे पास सिर्फ, और 5 अननोन्स हैं। ये देखिए, एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ठीक है, और इसमें 5 अननोन है। तो क्या के को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रख देते हैं, कि अगर हमारे पास गिवन पोटेंशियल और एनर्जी हो प्रॉब्लम में, तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फाइंड हो जाएगी। एक और चीज लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो ये है, उससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि ए बी एफ जी किस चीज को डिपेंड कर रहे हैं। ए हमारे पास इनकमिंग इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, बी जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है, और एफ जो ट्रांसमिट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है, और जी जो इस रीजन में पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर ट्रैवलिंग वेव है, ठीक। और हमें पता है कि अगर हम फिक्स कर लेते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट वेव है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो इसके बाद इसका कोई जवाब नहीं बनता कि यहाँ ये कहाँ से आ रही है हमारे पास। एक तो होना कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे बैरियर हो, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, तो फिर तो वहां से कोई रिफ्लेक्ट होके बैक हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे कोई बैरियर या कोई पोटेंशियल चेंज नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन का मतलब समझने में नहीं आता। तो हमारे पास ए इंसिडेंट हो गई, बी यहाँ से रिफ्लेक्शन, और एफ ट्रांसमिशन। तो जी को हम यहाँ पे जीरो कर देंगे अगर हम लेते हैं इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। और अगर आप इंसिडेंट फ्रॉम राइट लेते हो तो जी हमारी इंसिडेंट वेव होगी, एफ हमारी रिफ्लेक्टेड, बी ट्रांसमिटेड, और ए का यहाँ पे कोई जवाब नहीं होगा, फिर आप ए को जीरो कर दोगे, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं जो ले रहा हूँ वो जी को जीरो कर रहा हूँ क्योंकि इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट है। तो इफ इंसिडेंट वेव इज फ्रॉम लेफ्ट देन जी इज इक्वल टू जीरो। तो जी अगर आप जीरो कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एफ माइनस जी इक्वल टू दिस, और एफ माइनस जी यानी कि एफ की वैल्यू हमारे पास है, अगर जी की वैल्यू जीरो हो, वो इक्वल टू होता है ए प्लस बी के, प्रीवियस इक्वेशन से ये देख लें। तो इसमें अगर आप जी की वैल्यू जीरो पुट करें तो एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी बन जाएगा। तो मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, हम हमारे पास जी जीरो हो गया, और के को मैंने कहा अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम अननोन ट्रीट नहीं करते, हमारे पास जो अननोन रह जाएंगे वो ए बी और एफ रह जाएंगे। दो इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, तो हम एफ को इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकते हैं और बी को इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकते हैं आराम से। तो इसमें जैसे ये लिखा हुआ बी इज इक्वल टू अयोटा बीटा और वन माइनस अयोटा बीटा इंटू ए। तो बी बी जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, एम्पलीट्यूड है, और ए हमारे पास इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है, इनका स्क्वायर मॉडुलस हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं एफ ओ ए के लिए, तो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इस तरह से आ जाएगा वन और वन प्लस बीटा स्क्वायर।
तो ये दोनों प्रॉपर्टी ये जरूर फॉलो करेंगे कि इन दोनों को आप सम करें तो इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। अगेन मैं एक मरतबा दोबारा इस चीज को इंटरप्रेट कर दूं कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, अगर आपके पास लेट्स से रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपके पास 0.3 आती है आर की वैल्यू, तो इसका मतलब है 30% जो पार्टिकल हैं वो आपके पास रिफ्लेक्ट होंगे इस बैरियर, इस पोटेंशियल से। और अगर आपके पास 0.7 वैल्यू है टी की, तो इसका मतलब 70% जो पार्टिकल हैं इसमें से ट्रांसमिट कर जाएंगे। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि 30% जो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक सिंगल ही पार्टिकल 70% ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक। तो अब मजीद इसको देखने के लिए कि इनका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं बीटा की वैल्यू दोबारा पुट करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसे। अ, इसमें मैं बीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में बीटा को कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में, तो बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाता है, आर इज इक्वल टू 1/1 + 2h² ई ओवर एम एल्फा स्क्वायर। ठीक। और ट्रांसमिशन बिल्कुल इसी तरह बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आएगी 1/1 + m⁴ ओवर 2h² ई। ठीक। आई थिंक यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे अहम है जिसकी वजह से हमने इसको ई की टर्म में लिखा है, और वो है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, और टी सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो अगर आप एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कम होगी। ऑब्वियस है कि अगर आप पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो ट्रांसमिट होने के लिए, उसका ट्रांसमिट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे भी ये बिल्कुल आपको बता रहा है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, अगर आप एनर्जी बढ़ाते हैं तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी। ठीक। तो ये बीटा से इस फॉर्म में लिखने का मकसद हमारा ये हुआ कि ये होता कि इसको इंटरप्रेट कर सकें। अब एक दूसरा केस ले लें, अगर हमारे पास पोटेंशियल लेट से नेगेटिव को ना होता, वो होता पॉजिटिव। ठीक है, पीक नीचे की तरफ ना होती बल्कि होती ओरिजिन पे ही पॉजिटिव की तरफ होती है हमारे पास, तो फिर क्या था? तो बाउंड स्टेट विल नॉट एग्जिस्ट एज फॉर नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन। तो बाउंड स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव एनर्जी का एनर्जी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि एनर्जी हमेशा मिनिमम पोटेंशियल थ्रू आउट जो स्पेस आपका मिनिमम पोटेंशियल है, उससे पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो बाउंड स्टेट तो इस केस में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर हम कंसर्न है नॉर्मलाइजेबल सोल्यूशन से। और टी ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं आर अल्फा स्क्वायर पे, तो दोनों चेंज नहीं होने थे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे अल्फा क्यूब नहीं है बल्कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों चेंज नहीं होते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ पे जो मर्जी हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे डिपेंड नहीं करती, अल्फा क्योंकि स्क्वायर है। तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों चेंज नहीं होने थे। तो ये कमाल है कि अगर आप डीप नीचे की तरफ पोटेंशियल ले जाएं या फिर आप वही पोटेंशियल ऊपर की तरफ ले जाएं, तो पार्टिकल के ट्रांसमिट होने और रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल सेम है। तो एक मरतबा फिर दोबारा देख लेंगे क्लासिकल क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास स्कैटरिंग थ्योरी में क्या फर्क है। एक क्लासिकली हमें पता है कि अगर आपके पास एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम पोटेंशियल जो आपके पास सिस्टम में गिवन है उससे ज़्यादा है, तो उसका 100% ट्रांसमिट हो जाएगा वो। ठीक है, वो उसको क्रॉस कर लेगा और रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। और अगर आपके पास एनर्जी पोटेंशियल के मैक्सिमम से कम है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा और ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी जीरो हो जाएगी। ये क्लासिकली हम जानते हैं। जिस तरह आप बॉल थ्रो करें वॉल पे, तो उस केस में आपके पास जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल से कम होती है, तो 100% आपकी बॉल रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं वॉल के ऊपर से, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्रॉस कर जाएगी। जबकि क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं है, आपके पास ट्रांसमिशन स्टिल कोफिशिएंट प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इवन दो अगर आपका एनर्जी पोटेंशियल से कम है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन स्टिल पॉसिबल होती है इवन दो आपका जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के मैक्सिमम पोटेंशियल से भी से ज्यादा है। ठीक है, अगर लेट से मैं अगर क्वांटम मैकेनिकली देखूं, तो अगर मैं
दीवार पे थ्रो करता हूँ और दीवार से टकराती है बॉल, तो उसको उसमें से पास कर जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है क्वांटम मैकेनिकली। और अगर मैं दीवार के ऊपर से फेंकता हूँ बॉल, मतलब दीवार के ऊपर से बॉल जा रही है, तो उसके रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो है। ट्रांसमिट तो होगी लेकिन रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी उसकी नॉन जीरो है। तो हमें ये बता रहा है। तो किसी भी बैरियर से, पोटेंशियल से पार्टिकल के पास कर जाने को हम टनलिंग कहते हैं। तो ये टी का नॉन जीरो होना इस केस में हम बता रहे हैं कि पार्टिकल इसमें से टनल कर जाएगा पोटेंशियल में से, अगर वो जो विड्थ है पोटेंशियल की वो फाइनाइट है।